अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज माय आप आए। थैंक यू सो मच आपको। सर आज कई न्यूज़ हैं, उसमें ज़ाहिर है कि डॉक्टर जयशंकर की भी है जो कि उन्होंने बात की है जिस जिस तरह से आप जानते हैं कि कहा गया कि चाबहार पोर्ट के ऊपर कहा गया यूएस की तरफ से, उन्होंने उसको भी जवाब दिया है। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बात की है। साथ ही किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बताया गया है कि वो पहुंच गए हैं लाहौर। और सुबह से ये खबर काफी चल रही है, इमरान खान की ब्लू शर्ट आजकल बड़ी बहस बनी हुई है, वो भी क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू, सबसे पहले तो ये बात करते हैं किर्गिस्तान में क्या है। दर हकीकत ये आपकी स्टेट की नाकामी है। एक तो वजह ये है कि पूछने वाली बात है, कहते हैं 10 से 12 हजार स्टूडेंट वहां मौजूद, वो लेने क्या गए थे वहां, नंबर वन। क्योंकि वहां पे जो मेडिकल की कहते हैं जी यूनिवर्सिटियां, वहां मेडिकल की जो बहुत बड़ी तालीम है, वो सारी जो मेडिकल स्कूल हैं पाकिस्तानियों ने जाके उनके साथ मिलके सारे फ्राडी है, उन्होंने ये वहां पे इकट्ठा कर रखा है काम। अब पाकिस्तान में भेड़ चाल ये है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहां भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहां से। तो दर हकीकत वहां पे जो हादसा हुआ वो चले जिस तरह भी था, इजिप्शियन किसी लड़की को किसी ने छेड़ा, झगड़ा हुआ, उनका आपस में मारा मारी हुई। जो ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं खुद वेकेशन पे चला जाऊंगा वहां और वापसी में बच्चों को ले आऊंगा। और भाईजान उन लोगों को टिकट ले दें, आप सरकारी जहाजों के ऊपर मजे ना लें। मुल्क में आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, मुआशी तौर पे भी, इखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपका जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे किसी को कहें कि इनको टिकट ले दें, ट्रेन पे ही मंगा लें इनको। जहाज नहीं टिकट मिलता तो ट्रेन पे मंगा लें। लेकिन आप ये अगर प्रोग्राम है आपका कि 5-6 मिलियन डॉलर का जहाज आप साथ लेके तो वेकेशन पे जाना है तो जाए। वैसे भी तो यहाँ मारा मारी पड़ी है, लूट मार का बाजार गर्म है। यहाँ पे कोई समझ तो आ नहीं रही है, डाके पड़ रहे हैं दिन रात। तो एक तो वहां पे खबरें, अच्छा फिर उसके ऊपर मेरे जो पीटीआई वाले जो लौंडे लपाड़े भाईजान है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई कहता है इतने मारे गए हैं, कोई कहते इतने हो गए हैं, ये हो गया है। पहले खबर ये थी कि वहां पे 3 मारे गए हैं, किसी बच्ची का रेप हुआ है, लेकिन बाद में पता चला है नहीं, 35 लोग जो थे हॉस्पिटल गए थे, उनमें से एक को उन्होंने रखा, बाकी को घर भेज दिया। उन्होंने कहा जी आप आराम करें जाके। अब वहां पे सूरत हाल ये है कि इकानमी खराब है वहां। एक सबसे बड़ी वजह यह है इकानमी खराब है। रशिया के अंदर जब उन्होंने ड्राफ्ट शुरू किया आर्मी का, 1,80,000 रशियन भागकर किर्गिस्तान आ गया था। उसकी वजह से उनकी इकानमी पे बोझ था। इकानमी खराब है, जब भूखमरी पड़ती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो असल उसकी वजूहत ये थी। वो बेजार हैं लोकल लोगों से और फॉरनर से। फॉरनर इस वक्त वहां पे सुना है काफी ज्यादा है, जो खास कर ये बेचारे डेवलपिंग कंट्री से जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सुना है एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा होता है, वहां तकरीबन 70 लाख में ये फारग हो जाते हैं। लेकिन वापस आके लड़कों को मेडिकल का इम्तिहान देकर डॉक्टर बनना पड़ता है। और वो ऐसे ही हैं जो बच्चों को पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिलता, वो घूमने घुमाने वहां चले जाते हैं। चले, लेकिन ये कि उसका पाकिस्तान का तो पहले ही कोई वाली वारस नहीं है, पूछने वाला को पुरसाने हाल नहीं सुना। 3-4 लोग हैं एम्बेसी में वहां पे। अब्बास साहब हैं जो एम्बेसडर हैं, उनका नाम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं जी ये सब अच्छे की खबरें हैं, या कुछ भी नहीं हुआ, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये कि आपको पता ही है पाकिस्तान का, वो कोई कहीं भी किसी पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं पाकिस्तानी, वो उनके जो हालात देख लें, बाहर वालों को कौन लेकर आएगा। आपको यहाँ कोई नहीं पूछता, इस्लामाबाद लाहौर में कोई नहीं पूछने वाला आपका कोई माई बाप यहाँ पे मौजूद नहीं। तो आप तो बस ये फरिश्ते ही चला रहे हैं पाकिस्तान। पता तो अभी तक नहीं चला, मुझे तो पता नहीं चला पाकिस्तान कौन चला रहा है। ये इसको चलाना अगर कहते हैं तो फिर आपके लिए दुआ खैर ही हो सकती है। लेकिन आजकल जो दूसरी खबर आप बता रही थी खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तस्वीर लीक हुई है, एक तो सिस्टम के मुंह पे तमाचा है कि लीक किस तरह हो गई है वो। चले कोई नहीं, ऐसे ही होता है जहां सारे करप्ट लोग हों, जहां सर एक दूसरे पे नाम लगा रहे हैं, वो कह रहा है उसने कर दी, वो नहीं कह रहा जी है उसने नहीं, कर दी। 10 मिनट लगते हैं इन्वेस्ट पता करने में। उस बंदे के सारा कंधा साथ आया हुआ है, टेबल के ऊपर चीजें पड़ी जहां से तस्वीर आई, 10 मिनट में पता चल जाता है। लेकिन अगर अदालतों के अंदर ही कानून की कोई पासदारी नहीं तो बाहर क्या होगा।
फिर उसमें जो जो मजे की बात है, वो जो देखने वाली बात है कि खान साहब का चेहरा जब सामने आया तो कई जज अश अश कर उठे। उन्होंने कहा मुर्शद पाक हंसे, हंसियां निकली उनकी, स्माइलें। उन्होंने कहा मुर्शद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका दीदार हुआ है, हम तो तरस गए थे, मर गए थे। तो फिर वो जो किसी की सास ने कहा था कि ये तो मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, तो इस तरह के कई चट्टे जज जो थे वो बाग बाग हो गए। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, मुर्शद को नजर आए तो भाई ये तो पूरे उम्रे का सवाब है। तो चले वहां पे फिर ये है कि अदालत, फिर उसके बाद जो कल बात ये की है, खान साहब जो एक बयान छोड़ा है, फिर खत लिख रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, कई किताबें लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी गई, मैं बोलना। और खान साहब ये जलसा था भाई, अदालत नहीं, ये जलसा नहीं था, अदालत थी। आपने अपने टर्न पर बोलना है, अगर उन्होंने जरूरत समझी आपको अलाउ करेंगे। आपको ये आदत पड़ चुकी है ना कि जहां आप जाते हैं लोग लेट जाते हैं, कोई पाँव में पड़ रहा है, कोई हाथ चूम रहा है। तो ये अदालत थी भाईजान। आप चाहते थे कि जज उठ के सामने सजदा नगू हो जाए आपके सामने, तो इस तरह नहीं था। अदालत के अंदर प्रोसीडिंग के होता है, पहले आपका वकील बोल रहा है, फिर गवाह को जब बुलाएंगे, फिर आपकी बारी आएगी तो आप बुला लिया जाएगा। लेकिन खान साहब को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा मैं जाऊं और लोग लेट ना जाए आगे से। तो इसके लिए अर्ज ये है कि मेरे कुछ जो लौंडे लपाड़े अगर कुछ समझना चाहते हैं कि खान क्या है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब का जुगनू मोहसिन जो है उन्होंने उसके सामने इंटरव्यू दिया है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने बताया कि जितना खुद परस्त शख्स ये है, जितनी बोटॉक्स और फेशियल ये कराता है, जितने हेयर ट्रांसप्लांट इस बंदे ने करा रखे हैं, और ये मेरा मकसद है कि आप ये देखें कि 16 साल की एज में ये बाहर चला गया, फिर वहां क्रिकेट खेलता रहा, फिर प्ले बॉय में गया। फिर मेरा मकसद है कि सारी जिंदगी उसको आदत पड़ चुकी है, मैं जहां जाऊं लोग आगे झुक कर लेट जाएं, और खवातीन जो है वो अश करती हैं। बल्कि कल कई घरों में तो खाना ही नहीं पका। कई आंटियां जो थी जो कहती हाय इमरान खान तेरी आंखों के नीचे बैग बने हुए थे, अरे मर गए हम तो, ये क्या होगा। वो जो आंटियां जो 90s 70s में देखती थी क्रिकेट, वो परेशान है बेचारी। उन्होंने तो कल 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो ये है कि खान साहब की कामयाबी का सियासतदान तो वो है नहीं है। वैसे भी एज 73 साल हो गई है, अभी तक अपनी खूबसूरती के सर पे वो चल रहे हैं। अभी तक अपनी खूबसूरती और अपनी बॉडी फिटनेस की वजह से वो बहुत मशहूर हैं। तो अब देखें। लेकिन आरजू जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इसके बारे में जिस तरह आपने पहले कुछ चीजें इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रही हैं, एक तो पुतिन साहब का जो दौरा चाइना का है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद भारत ने ईरान के साथ जो बंदरगाह की वहां पे सी पोर्ट की डील की है, उस पे अमेरिका जो है वो परेशान है। लेकिन अभी तक उन्होंने को वाजे, भारत ने उसको सीरियस नहीं लिया। इन्होंने कहा हम सैंक्शंस लगाएंगे। लगा लो सैंक्शंस भी। आप किस चीज पे सैंक्शंस लगाओगे? आपकी सैंक्शंस कहीं कभी आज तक कहीं काम की है? मेरी अमेरिकन भाईजान से ये क्वेश्चन है। आपने रशिया पे सैंक्शंस लगाई थी, वो अमीर तरीन हो गया। अब आप भारत पे सैंक्शन लगाओगे, वो भी अमीर तरीन हो जाएगा। वो पहले ही तरक्कियों में है। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात है, ये बड़े वसूख से ये कहूंगा, आज अगर तंग करोगे अपना वाशिंगटन डीसी भी खराब कर लोगे। वाशिंगटन डीसी को चलाने वाले सारे भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट गूगल के बगैर आप 2 घंटे गुजार लोगे? आप सोचना चाहिए ना। बाइडेन, चाचा बाइडेन जो है, खुद तो बेचारा परेशान रहता है, उसको तो दवाइयां दे के स्टेज पे चढ़ाते हैं। ये पीछे जो हमारे भाई ओबामा है, उन्होंने किसी बच्चे को कहा है यार कि इंडिया को मैसेज भेजो, हम सैंक्शंस लगा लो यार। पहले रशिया पे जो तुम्हारी सैंक्शंस काम कर लेकिन रही सर डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्ती से जवाब दिया उनको। दिया जवाब, उन्होंने देना ही था जवाब। उन्होंने, उनकी सेहत पे क्या असर है? उन्होंने देखें इस वक्त ब्लॉक चेंज हो रहे हैं। बड़ा क्रूशल टाइम के ऊपर जाके मिनिस्टर ने ईरान के अंदर डील साइन की है इलेक्शन के दौरान। आफरीन है उनपे, इतना सीरियस मैटर था, लेकिन उन्होंने साइन करनी थी। उसकी वजह यह है, श्रीलंका के अंदर जब चाइना जाके अपनी पोर्ट को एक्सपेंड करेगा, जब उनके शिप जाएंगे वहां पे, भारत के सारे एटमी तनसीबात के ऊपर नजर रखेंगे, तो जाहिर है उसके बाद जो है भारत अपने मसल नहीं फ्लेक्स करेगा। उन्होंने किया। और अब बल्कि उसमें सबसे बड़ी बात एक और है, चाइना को डायरेक्ट थ्रेट है। उसकी वजह यह है इस बंदरगाह की वजह से, ये जो अभी उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपकी जो गवादर है, वैसे भी वो कामयाब नहीं है बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 2023 में सिर्फ 17 शिप्स आए हैं वहां पे। 17 शिप्स आए हैं।
पहले भी खसारा है ग्वादर में। चाइना परेशान है। एक तो आपने वहां से पिज्जे बनाए, आपने आपने लूटा उनको, आपने कपड़े उतारे चाइनीज को, फिर उनके शहरियों को मारा, आपने हिफाजत उनकी नहीं की, और उसके बाद वो सी पोर्ट कामयाब नहीं है। सिर्फ 17 इस वक्त 4-5 के करीब सी पोर्ट्स हैं, 4 हैं मेरा ख्याल है जो चाइना ऑपरेट कर रहा है इस रीजन के अंदर। कुछ अफ्रीका में है, कुछ श्रीलंका में, इस तरह। उसमें सबसे ज्यादा नाकाम जो है वो आपके ग्वादर है। सिर्फ 17 शिप आए हैं 2023 में, गूगल करके देख लें। तो वो जो 17 आए थे वो भी नहीं अब आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब वो बहुत बड़ी शिप जो है, बहुत बड़ी सी पोर्ट बना रहा है भारत। दूसरा उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि जो भाईजान अमेरिकन परेशान क्यों है उस सी पोर्ट की वजह से, उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त 3 चीज, भारत जो है वो रशिया के साथ सीधा ट्रेड करेगा, और जो बाल्टिक स्टेट्स होंगी वहां से सी पोर्ट्स, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे। वो सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। 2 कंट्री आपस में डायरेक्ट अगर ट्रेड करें, उन्हें बाहर की चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ी जो थ्रेट है, जो पुतिन साहब कहे हैं, चाइना, सबसे बड़ी थ्रेट ये है। एक तो वो डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक नई करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पेमेंट सिस्टम बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से पूरा वेस्टर्न सिस्टम जो है उसको कट ऑफ कर दिया जाए। ये दोनों मिलकर सोच रहे हैं, चाइना और रशिया। और इसी वजह यहाँ पे ये सारे लोग तो खैर नशा करके फिर रहे हैं अमेरिकन, तो इनको कोई पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिल्कुल कोई पता नहीं इनको। बिल्कुल इनको देख, गाजा के अंदर देख लें आप, इसकी सबसे बड़ी इलामत ये है। पिछले हफ्ते इन्होंने कहा है जी कि हम असला बंद कर देंगे, साथ ही 3-4 दिन के बाद फिर खोल कर दिया। अब कहते क्या है, कहते हैं हम टैंकों के असला दे रहे हैं, कहते हैं हम चाहते हैं टैंकों से मार लो फलस्तीनियों को, जहाजों से ना मारो। ये इनकी पॉलिसी है अमेरिकन से। तो अगर इस तरह सर हमारी तरफ तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी 2-4 दिन से जो है वो मुसलसल लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। ये न्यूज भी आ रही है। लड़ाई रुकी कब थी? लड़ाई आपके नहीं रुकी नहीं, बढ़ चुकी है अब तो। और जाहिर है जब आप कमजोर होंगे, जब स्टेट कमजोर नजर आएगी, तो बाहर से लोग हमले करेंगे। स्टेट से 9 मई वालों को लोगों को सजा नहीं दी जा सकी। आपके स्टेट का गिरबान रोजाना अली अमीन गंडापुर जो है केपी के जो चीफ मिनिस्टर, रोजाना आपका गिरबान पकड़ते हैं आपकी स्टेट का, डेली बेस पे। आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। आप खान साहब डेली बेस पे आपकी स्टेट का गिरबान पकड़ते हैं। खान साहब डेली बेस पे आपकी स्टेट को 1971 याद कराते हैं। खान साहब डेली बेस पे अपने आप को मुजीबुर रहमान बना लेते हैं। आपकी स्टेट उसको कंट्रोल कर सकी। खान साहब ने, मैं कल हैरान हो गया था, खान साहब के खैर अंदर घर में भी झगड़े शुरू हो चुके हैं। खान साहब जब अदालत में अगले दिन आए हैं, बीबी बुशरा भी आई है, वो इनकी बहनों से खान साहब मिलते करते रहे, मेरी बाजी को मिल लो, मेरी बाजी से सलाम कर लो। उसने कहा परे हट, तू कौन है? वो तो उन्होंने फैमिली अफेयर। वो अपना सारा दिन आते हैं, जेलों में मजे करते हैं, देसी मुर्गियां खाते हैं, बकरे की रानें खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो तो इस तरह हनीमून पर चल रहा है भाई काम। तो आपकी स्टेट तो इतनी मजबूर है। मैं बल्कि आपकी स्टेट को ये मशवरा देना चाहूंगा, अगर इस तरह आपने लूले लंगड़े होकर स्टेट चलानी है तो चाबियां इसको दो भाई। खान साहब को तो उस्मान बुजदार आए वापस, पिंकी पीर नहीं आए, और दूसरी वो एक और खान, ये आए अपना चलाएं। 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे ये, 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे। इनके पास सबसे बड़ी बात ये, जो टेक्नोक्रेट टीम थी इनके पास, उसका सबसे बड़ा हेड असद उमर था, इकोनॉमिस्ट जो था। 3 महीने नहीं निकले उससे। दूसरा सबसे बड़ा इनका जो पटाखा था वो उस्मान बुजदार था। एक पटाखा आजकल केपीके में चल रहा है। तो 6 महीने, उसके बाद देखें टीम भी तो देखे ना इनकी। असद उमर साहब थे, मुराद सईद साहब थे, इतने बड़े फिलासफर इनके पास थे। जुल्फी बुखारी साहब, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कौन होगा? दे इनको चाबियां, पाकिस्तान के महीने 6 निकलेंगे। चले तो ये तो करके देख चुके हैं। लेकिन सर ये तो अभी इस इंतजार में, ये गवर्नमेंट तो इस इंतजार में है कि भारत में नई गवर्नमेंट आ जाए तो ये ट्रेड करेंगे। लेकिन वहां से तो बड़ा ठंडा ठार किस्म का जवाब आ रहा है। देखें ट्रेड आपकी जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं। आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आप अपने इस्लाम का चूरन बेचते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आप इस स्टेज से आगे नहीं जा पा रहे। चले ठीक, इस्लाम इंग्लिश में सिखा दो यार इनको। ट्वीट तो कोई पढ़ नहीं सकता, कोई 2 फिक्र इंग्लिश में लिख नहीं सकता।
और जितने पॉलिसी मेकर हैं सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो पढ़ रहे हैं। अभी मैं 5 मिनट पहले मुझे किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा टोरंटो तो आधा टोरंटो खरीद लिया आपके हाजर सर्वस सरकारी ब्यूरोक्रेट्स ने, रिटायर्ड नहीं, हाजर सर्वस ब्यूरोक्रेट और जजों के बच्चे सब बैठे हैं टोरंटो, और मिलियंस मिलियंस की प्रॉपर्टियां कैश पे खरीद रहे हैं, मिलियंस। बिल्कुल। पता मुझे सर तो यहाँ तो बस जिहाद ही सिखाते रहते हैं, लेकिन सर आपकी वो बात भी सही साबित हुई, वो दुबई लीक्स वाले, वो तो 24 आवर्स में वो खबर गायब हो गई। किसी ने तकलीफ ही नहीं की कि उसको कोई डिनाई करे, किसी ने तकलीफ ही नहीं की कि इसके ऊपर पहले एक झूठा मूठा कमीशन बना दिया जाता था, हम इस पे कमीशन बना दिए। कोई एक आध वजीर जो है वो आके कह देता है हम कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, इनको पकड़कर करार वाकई सजा दी जाएगी, किसी ने वो भी तकलीफ नहीं की। उसकी वजह यह है आरजू, आप ना सिर्फ मुआशी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, आप अखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपकी सोसाइटी के हालात इतने खराब हैं कि शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कौन नहीं देता भैया वहां। कहते यार ये तो बेवकूफ है, तो ये बहुत शरीफ है यार, इसको कहां लेना है, ये तो लड़की भूखी मर जाएगी यहाँ पे। तो ये तरह हकीकत आरजू, ये अब कुछ समझ नहीं आ रही कि अब आप कहां जाएंगे। आप पस्तियों की नई से नई गहराइयां ढूंढते फिर रहे हैं, आपको पता नहीं कौन चला, मैं पता नहीं चला कौन रहा है आपको, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि लोग मायूस होते जा रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, जो पहले सोचते थे कि शायद काजी फायज ईसा साहब आएंगे, आसिम मुनीर साहब आएंगे, इनके किरदार दूसरे लोगों से ठीक हैं, कुछ ठीक हो, लेकिन आज की जुडिशरी के कपड़े तो नवाज शरीफ साहब ने भी उतारे। उन्होंने जलसे में कहा जब दोबारा वो सदर बने हैं, एक तो ये कि उनके जलसे के अंदर सारे 70-70 साल के सियासतदान बैठे हुए थे जिनको ट्वीट के स्पेलिंग ही नहीं आते, तो लेकिन ये कि उन्होंने कहा है कि भाई नकवी साहब ने बहुत लूटा, वो जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिजाइन देके घर चले गए, एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां। वो उन्होंने एजाजुल हसन साहब के बारे में भी कहा कि इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि साकिब निसार की मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। फिर वो एक जज साहब मेरे भी वाकफकार थे, वो बेचारे वो फौत हो चुके कोरोना पीरियड में, जिनके बारे में वीडियो भी थी उनकी, मेरे भाईजान, मेरे बड़े भाई के क्लासमेट थे वो, अरशद मलिक साहब, उनके बारे में भी जिक्र उन्होंने किया, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं, कुछ सजा जजा ही नहीं। सर आपकी जो स्टेटमेंट थी कि मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, वो इंडियन मीडिया ने बहुत उठाई है, बहुत जगह पर आपकी वो बात की गई। इतना इतना रिस्पॉन्ड आया, मैं इतना इस चीज पे आप सोच नहीं सकते आरज़ू, मेरे लिए आई एम सो प्राउड कि मुझे इतना प्यार और मोहब्बत, बड़े मैसेज आए भारत से मुझे, बड़े मैसेज। और मैंने उसमें मैंने कोई एग्जैजुरेशन नहीं की, मैंने उसको फैक्ट कहा था। भारत की तरक्की के लिए मोदी साहब का होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, जहां देखें इस प्रोसेस को मैंने बड़ा भारत को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं चीजों में, मैं वेरी मच, मेरा प्यार मोहब्बत बहुत है। तो उसमें आरजू देखें, प्रोसेस तो बड़े अरसे से शुरू है, ऐसे बात नहीं है, लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें जो थी वो नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी, वो तो बहुत पुरानी बात 50s की। मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, इन लोगों के किरदार थे इनके, नेशनलिस्ट थे वो भी, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी नेशनलिज्म था, लेकिन उसको क्लोजिंग दी है मोदी साहब ने। कल मैं एक जगह पे बैठा था, तो मैं अक्सर 2 चीजें आज बताना चाहूंगा कि जयशंकर साहब ने भी जो कल जिसमें किया था वो सूरत के अंदर गुजरात में थे, तो मैं कल कुछ गुजराती दोस्तों में बैठा हुआ था। मैं अक्सर पहला क्वेश्चन उनसे ये करता हूं कि मुझे ये बताओ गुजरात के मतलब क्या है, गुजरात क्या है। तो वो अक्सर मैं कहता हूँ द लैंड वेयर द गुजर एंड जाट्स लिव टुगेदर, क्योंकि मैं खुद जाट हूं, तो गुजर्स एंड जाट्स लिव टुगेदर, दैट इज कॉल्ड गुजरात। तो मैं उनको फिर दूसरी चीजें जो बताता हूँ खासकर इस हवाले से कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ गुजरात। एक तो सूरत गुजरात था जहां सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, एक तो उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा, गांधी साहब वहां से थे, हमारे जिना जो थे वो वहां से थे, गुजराती थे। फिर मोदी साहब गुजराती, मैं दूसरा अंडानी और अंबानी वो गुजराती। मैं एम वेरी मच इंस्पायर्ड, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी डिटरमिन्ड, वेरी लीडरशिप। लेकिन सर आपने तो ये कहा कि पाकिस्तान को मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, लेकिन वो इमरान खान साहब तो कहते थे कि जब तक मोदी जी हैं जब तक बात ही नहीं हो सकती भारत से। देखें, जो कल डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी भारत इकोनॉमिक राइजिंग के अंदर जो स्पीच दी, उन्होंने भी मेंशन किया कि पाकिस्तान इंडिया के हालात को डिग्रेड किया था मुर्शिद पाक ने 2019 में। उनकी बात ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन देखें, इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियासतदान जो उठता है मिसाल भारत की देता है। ये इसमें कुछ, मौलाना फजलुर रहमान ने अगले दिन मिसाल दी है भारत की तरक्की की,
लेकिन करके दिखाओ वैसे जिस तरह वो नेशनलिस्ट है। देखें नेशनलिज्म, मोदी साहब का कैरेक्टर देखें, नेशनलिज्म देखें उसके अंदर। लोगों ने हिम्मत की, इसमें कोई शक नहीं, तालीम उन्होंने हासिल की, लेकिन नेशनलिज्म दिया उन्होंने। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को, भारत को उन्होंने एक तो लफ्ज भारत प्रमोट किया उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने नेशनलिज्म दिया है। इसकी कोई मिसाल है। और मैं भी यही कहता हूं, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री, नेशंस ओनली थ्राइव और राइज विद नेशनलिज्म। जब तक आपके अंदर प्राइड नहीं होगी कि मैं अपने खित्ते को आगे लेके चलूंगा, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारा अलमिया यही है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं, हमें पता ही नहीं है हम हैं कौन। मैंने जिस तरह हमेशा कहता हूं, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। सुबह उठते हैं तो अब्दाली और गौरी के रिश्तेदार बन जाते हैं, शाम को आप अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं। पता नहीं क्या से क्या नाम ना। देखें फैसल, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि वो शाह फैसल होते थे, वो पाकिस्तान के करीब से गुजरे तो हर बच्चे का नाम फैसल रख दिया, 2 शहरों का नाम फैसलाबाद रख दिया। आप पता नहीं क्या बात है, क्यों आप फैसिनेट करते हैं इन चीजों के साथ, हालांकि वो आपको पूरा इंसान ही नहीं समझते। आपके पठान भाई, आपको जिनको आप कहते हैं गौरी अब्दाली, वो पूरा मुसलमान ही नहीं समझते। टीटीपी का मंशूर ये है कि हमने इस्लामाबाद को फतह करके वो आपको मुसलमान करना है, ये उनका मंशूर है टीटीपी का। तो आप पता नहीं क्यों इतने उनके इश्क में इन्वॉल्व हैं कि सुबह शाम आप उनके गीत गाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान, बस यही गीत गा रहे हैं। लेकिन कोई समझ नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कहां जाएंगे आप, कहां पहुंचेंगे। पड़ोस वाले जो हैं वो चांद पे चले जा रहे हैं, आप जो हैं अफगानिस्तान जा रहे हैं। कोई सर, समझ। वो तो मुस्तफा कमाल जो है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली जो कहा था कि जो पड़ोसी हैं वो चांद पे चले गए हैं, और हमारा जो हाल है उसके ऊपर उन्होंने। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, कहते चांद पे हमने जाना था, कहते गलती से हमारा नक्शा चोरी करके भारत वाले ले गए, वो पहुंच गए वहां पे। पहले वो इकोनॉमी पे भी कह रहे थे कि उन्होंने हमारे आइडिया चोरी कर लिया, अब चांद पे भी चले गए। मोदी जी जो है वो पता नहीं नेक्स्ट टाइम आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी फिर वो आने वाले हैं, और तब भी हमारी कई चीजें लगता है चोरी कर लेंगे। थैंक यू आरजू सो मच बल्कि सर। आरजू जी जी। मैं जा रहा हूँ अबू धाबी, और वहां पे जो मैं फिर दोबारा जाऊंगा, वहां मस्जिद से भी, और मंदिर जाके जो नया मंदिर वहां बना है, वहां से लाइव शो करेंगे आपका। बिल्कुल डेफिनेटली सर, कब जा रहे हैं आप? मैं विद इन वीक जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हम्म। अबू धाबी। लेकिन वहां से हम लाइव, इस दफा मेरा दिल था कि लाइव शो करें, अपने देखने वालों को सारे खुश बिल्कुल हों। वहां पे वो एक मास, डेफिनेटली। बहुत खूबसूरत मास भी है, 10-15 मिनट वहां से, 10-15 मिनट मंदिर जाएंगे। और मैग्निफिसेंट दोनों बिल्डिंगें, मस्जिद भी और मंदिर बहुत खूबसूरत है। वो बिल्कुल ऐसा ही है, और सर दोनों जगह पे आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। एंजॉय मैं तो करेंगे दोनों। मंदिर में भी दुआ करती हूँ और मैं मस्जिद में भी दुआ हमेशा, मैं करती हूँ। खुद, बल्कि मेरा तो कोई दोस्त मंदिर जा रहा हो तो उसको कहता हूँ यार जाके मेरे लिए दुआ कर। ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे एक दोस्त से अक्सर ही मंदिर जाते रहते हैं, तो उसको मैं कहती हूँ, और बड़ी दूर दूर के मंदिर में जाता है घर से, तो मैं उसको यही कहती हूँ मेरे लिए दुआ करना मंदिर में। लेकिन दिल से मांगी हुई दुआ जो है वो लाजमी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन। है। और शुक्रिया।